हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियरपुर विथ सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक, संवैधानिक मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य। इससे पहले यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली आगे अन्य वीडियो आसानी से मिल पाएँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पेट के एग्ज़ाम को टारगेट करके ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हमने पिछला टॉपिक जो आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था संवैधानिक विशेषताएं। संवैधानिक विशेषताओं के अंतर्गत मैंने पहले संविधान बताया, संविधान का एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देने का प्रयास किया। पुनः उसके बाद मैंने संवैधानिक विशेषताओं को बताया और संवैधानिक विशेषताओं के बाद जो अगली टॉपिक हम लोगों की आती है वो है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, और जिसको हम मूल अधिकार भी कहते हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। अतः अब इस प्रकार हम लोग एक एक करके हम लोग बात करेंगे। हालांकि मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे उनकी संख्या 7 थी, परंतु एक संवैधानिक मूल अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अब वर्तमान संविधान में हम लोगों के मूल अधिकार में की संख्या 6 बची हुई है, जो कि हम आराम से एक एक करके हुए देखते हैं। जैसे कि पहला हो गया समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लेख किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार, पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, मीन्स दूसरा हमारा जो मूल अधिकार होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक में दिया गया है। और फिर उसके बाद हम चलेंगे तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 को लेकर, साथियों आप परेशान मत होइएगा, अभी मैं एक एक शब्द के एक एक अर्थ को समझाते हुए आपको बढ़ूंगा। पहले एक आइडिया अपने दिमाग में आप बनाइए कि हमारे मूल अधिकार कुल कितने हैं। अब उनको हम एक एक करके एक एक मूल अधिकार को हम पढ़ेंगे। एक एक मूल अधिकार में आने वाले भागों को भी, कितने भाग हैं, क्या है, कैसे, सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए पढ़ेंगे। फिर तीसरा हम लोगों का जो मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा मूल अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 के बीच दिया गया है। और हम लोगों का इस प्रकार पांचवा अधिकार जो बनता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अभी शब्द पे आप मत जाइएगा, शब्दों को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। संविधान अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक की बातों में बताया गया है। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात हमें ये जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर इनमें किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो हम संवैधानिक, जैसे हम कहते हैं भाई डॉक्टर के पास जाते हैं तो कह लीजिए इन संवैधानिक चीज़ों का, मीन्स संवैधानिक मूल अधिकारों का डॉक्टर अनुच्छेद 32 है, जिसको हम संविधान की हृदय या आत्मा भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 32 हृदय एवं आत्मा अंतरात्मा कही जाएगी। तो अब हम आते हैं सबसे पहले संवैधानिक अधिकार में, मूल अधिकार में। पहले मूल अधिकार के अंतर्गत हम जानेंगे समता का अधिकार। समता का क्या मतलब होता है? समता का मतलब समता या समानता। इसका क्या मतलब है भाई? समता या समानता से मतलब है, समता या समानता से अर्थ है कि सबके प्रति समान। समता, समानता का मीन्स हमारे जो नागरिक होंगे, मीन्स जो मूल अधिकार होंगे, वो मूल अधिकार, वैसे तो मूल अधिकार नागरिकों को ही दिए जाते हैं, भारत मतलब कि देश के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। तो नागरिकों को मिलने वाली समता मीन्स समानता, इक्वलिटी, जिसे हम इंग्लिश में इक्वलिटी कहते हैं। तो इक्वलिटी मीन्स समानता, अर्थात हम किसी भी प्रकार से, कोई उच्च जाति का है, नीचे जाति का है, या फिर कोई अमीर है, कोई गरीब है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो उसमें हम पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 14, समता का अधिकार मीन्स समानता का अधिकार। हम लोगों को, नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार होगा वो समान रूप से दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे समता का अधिकार। समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष
विधि के समक्ष, विधि से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। विधि मीन्स क्या होता है? कानून, नियम। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष मीन्स विधि के अंतर्गत। समता मीन्स विधि के अंतर्गत समान होगा। इसका क्या मतलब है? विधि के अंतर्गत समता, इसका अर्थ ये है कि यदि हमें कोई विधि बनाई जाएगी, हमारे देश में कोई विधि बनाई जाएगी, मतलब कोई भी विधि रहेगी, कोई भी कानून नियम रहेगा, तो उसके अंतर्गत सभी लोगों को बराबर संरक्षण रहेगा, बराबर समानता रहेगी। अर्थात कोई भी विशेष वर्ग, किसी विशेष वर्ग से या तो बिलोंग करते हैं, या विशेष वर्ग से बिलोंग करते हैं, या फिर हम कोई विशेष जाति से बिलोंग करते हैं, विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं, विशेष व्यक्ति के रूप में बिलोंग करते हैं, या किसी से संबंधित हैं, तो इस प्रकार में कोई विधि आपके समक्ष कोई भेदभाव नहीं करेगी। आप या तो कुछ भी रहे, लेकिन विधि आपके साथ लिंग को लेकर, आप पुरुष महिला कोई भी किसी भी प्रकार से विधि के समक्ष समता का अधिकार आपको दिया जाएगा। अर्थात विधि के समक्ष संरक्षण प्राप्त होगा। विधि के समक्ष संरक्षण का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब यही है कि विधि के समक्ष संरक्षण रहेगा। विधि जो रहेगी, जो भी नियम कानून रहेगा, वो सबके लिए रहेगा, समान प्रकार से रहेगा। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कोई केस कर देता है, कोई कांड कर देता है, चोरी का जुर्म करता है, तो चोरी के जुर्म में अगर वो व्यक्ति किसी उच्च जाति, उच्च वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसको भी जो भी सज़ा डिसाइड की जाएगी, वो सज़ा उसको भी दी जाएगी। अब वो केस के आधार पर डिसाइड की जाएगी। लेकिन अगर फिर उसके बाद वही केस अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी लगता है जो कि निम्न वर्ग से या फिर निम्न वर्ग से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी उसी सज़ा का प्रावधान होगा। इसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं की जाएगी। मीन्स विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे। अरे हम लोग देखते हैं भाई साहब, अब कि जैसे होता है कि विधि के समक्ष, विधि कहा जाता है कानून अंधा होता है। अर्थात कानून अंधा इसलिए होता है कि कानून के समक्ष जो कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो समान तरह से, मीन्स अरे हम लोग देखते हैं कोर्ट कचहरी में एक पट्टी बंधी हुई एक मूर्ति बनी होती है और उस पर ब्लैक कलर की पट्टी बंधी होती है। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यही होता है कि विधि के समक्ष आप कानून के समक्ष गए हुए हैं, और कानून के समक्ष गए हुए हैं तो कानून आपको समान प्रकार से न्याय, तराजू लिए हुए दोनों पलड़ों में बराबर भागों में बटा रहता है। अर्थात विधि के समक्ष बराबर चीज़ें वितरित हो जाएंगी, क्या सही है और क्या गलत है। यदि आप गलत हैं तो आपको विधि गलत कहेगी, और आप सही हैं तो सही कहेगी। मीन्स विधि के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। चलिए, अनुच्छेद 14 इस प्रकार हो गया। और अनुच्छेद 15 में कहता है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। अर्थात इसका क्या मतलब है? मीन्स विधि के समक्ष या धर्म, नस्ल, धर्म का मतलब जानते ही हैं, तमाम प्रकार के हमारे देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं। उन बहुत से धर्म के लोगों में धर्म के आधार पर कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता आपके साथ। लिंग के मीन्स आप पुरुष हैं, महिला हैं, या फिर इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जाति के आधार पर, जाति आप अच्छी तरह से जानते हैं। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके खिलाफ ये भेदभाव किया जाएगा, किसी प्रकार से आपको इग्नोर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसके अनुच्छेद 15 के अनुसार, मीन्स भारतीय संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में ये बात बताई गई है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर हम बात आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या बात है? सबसे पहले हम जानेंगे लोक नियोजन। लोक नियोजन मीन्स होता क्या है? लोक नियोजन मीन्स होता क्या है भाई? लोक नियोजन मीन्स होता है सरकारी, भाई हम लोग लोक नियोजन, अभी हम लोग सरकारी नौकरी, लोक नियोजन के एक प्रकार से अगर हम स्पष्ट करना चाहें तो मीन्स हम कह सकते हैं सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियों में भी हमें समानता होगी। अर्थात सरकारी नौकरियों में भी हमें किसी प्रकार का कोई भी, मीन्स हमें सरकार के द्वारा दी जाने वाली नियोजन, अर्थात सरकारी नौकरियों में हमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मीन्स उसमें भी हमें समानता का अधिकार होगा। हम अपनी योग्यता के अनुसार उसको कैपेबल रहेंगे।
उसमें हमें किसी लिंग के आधार पर, न तो जाति के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हाँ, आगे आने वाली चीज़ों में समझाऊंगा कि ये आरक्षण, अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ये भेदभाव तो होता रहता है कि आरक्षण को लेकर धर्म के आधार पर, हालांकि धर्म के आधार पर तो नहीं, जाति के आधार पर, मूल निवास के आधार पर भी ये चीज़ें हैं। तो शैक्षणिक और वो अभी आएगा अनुच्छेद 16-17 में, तो मैं उसको स्पष्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो वो आरक्षण का मुद्दा अलग है, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में भी, उसके लिए सब कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे आने वाले अनुच्छेदों में करूंगा। पहले अब फिर आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है भाई? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समता का अधिकार। हम लोग मौलिक अधिकार का पहला भाग, हमने बताया 6 भाग में पहला जो है वो समता का अधिकार है। और समता के अधिकार में हम पढ़ चुके विधि के समक्ष समता, फिर दूसरा हमने पढ़ा धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा 16 अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन की समता में सरकारी नौकरियों में भी किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग जाति के आधार पर कुछ भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे अस्पृश्यता में क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत। आप लोग अपने भाषा में अगर हम लोग समझें तो छुआछूत का भेदभाव, छुआछूत या भेदभाव हम लोग करते हैं ना कि भाई पहले के ज़माने में, पहले उच्च वर्ण, जब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो वर्ण व्यवस्था बताई गई थी। तो वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी, इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था। तो लोग जो उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, क्षत्रिय शूद्र से बहुत ही छुआछूत इस प्रकार का चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का हमको देखने को मिलता है। तो हमें अस्पृश्यता का अंत, तो उसका अंत करने के लिए जो हमारा अधिकार है, मीन्स हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो सरकार ने ये प्रावधान किया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, मीन्स एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव, अस्पृश्यता का अंत नहीं हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात ये पूछा जाता है कि हमें अपने मौलिक अधिकार के किस भाग के अंतर्गत, किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप बताएंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला जो हमारा मूल अधिकार है समता का अधिकार, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। चलिए अब हम समता के अधिकार में सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या मतलब है? उपाधियों से क्या मतलब है? क्योंकि भाई हम जब चाहते हैं हमारे देश में, क्योंकि हम सरकार चाहती है, मीन्स संविधान के अंतर्गत हमें बताया गया है कि सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए। समता का अधिकार का हम पढ़ ही रहे हैं। तो समता के अधिकार में हम देख रहे हैं कि सबको समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आगे चलकर कुछ बातें थोड़ा सा लगेंगी कि इसमें इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन वो भेदभाव नहीं, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया है उस प्रकार से। तो आगे मैं आगे बताऊंगा। जो 18 मतलब कि अनुच्छेद 18 में आपको बताया गया है समता के अधिकार के क्रम में जो अनुच्छेद 18 होगा वो उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब क्या होता है? उपाधि मतलब तो आप जानते हैं, जैसे हमें कोई उपाधि प्राप्त होती है, डॉक्टर की उपाधि, डॉक्टर कोई MBBS कर लेता है और डॉक्टर का MBBS कर लेता है तो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करता है, कोई PhD कर लेता है तो वो डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन इन दोनों को छोड़कर एक बात और बताना है इसमें, इन दोनों को छोड़कर अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं और सेना के भी क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर बाकी अन्य कोई भी व्यक्ति और बिना किसी सरकार के बिना अनुमति की कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। मीन्स उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत इसलिए किया गया है कि उसमें लोगों को समान, किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि कोई व्यक्ति इस उपाधि को धारण करता है तो वो हमसे ऊपर है। तो मीन्स इस चीज़ को समाप्त करने के लिए ये काम किया गया है, मीन्स इस अधिकार को हमें दिया गया है। तो हम देख सकते हैं उपाधियों का अंत। आप लोग जानते हैं कि नहीं, डॉक्टर और जो डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर MBBS करके आते हैं DR लिखा जाता है, और जो डॉक्टर PhD करते हैं, जो लोग शोध करके PhD की डिग्री लेते हैं, उनके लिए हम लोग DR लिखते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। तो इन उपाधियों का नहीं समाप्त किया जा सकता, इन उपाधियों को नहीं समाप्त, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुच्छेद
17 के अंतर्गत सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जा सकती हैं। और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, एक बात और आ रही होगी कि सर ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न वगैरह, ये जो पुरस्कार हमें दिए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? अर्थात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये सब हमारे कोई उपाधि नहीं है। ये हमें एक प्रकार का भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि जो है वो पुरस्कार हैं। एक प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है, कोई कार्य करने के बदले हमें को उसका पुरस्कार मिलता है, हमें उसे प्रोत्साहित करने के लिए वो सब सारी चीज़ें दी जाती हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, व्यक्ति को प्रोत्साहित होने के लिए ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पुरस्कार की परिभाषा में जब जाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें पुरस्कार के रूप में शामिल कर ली जाती हैं। इसलिए हम भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो हमें मिलते हैं, जो लोग जिन लोगों को मिलता है, तो उनको कोई उपाधि नहीं दी जाती है, सिर्फ उनको पुरस्कार के तौर पर नवाजा जाता है। चल, तो हमें लगता है कि आपने बड़े अच्छे से समझ लिया होगा भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के पहले भाग, मीन्स पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार। समता के अधिकार को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा दूसरा अधिकार होगा, हम उसकी बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच किन किन बातों को बताया गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 19 में सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19। हालांकि अनुच्छेद 19 में ये बात कहा जाता है कि सरकार ने या फिर संविधान ने हमें एक हाथ से देकर 3-4 हाथों से छीन लिया है। इसका मतलब भी मैं आपको आगे चलने वाले अनुच्छेदों से स्पष्ट कराऊंगा कि कैसे ये बात मैं कह रहा हूँ कि हमें अधिकार तो एक हाथ से दिया गया है, लेकिन उसको 3-4 हाथों से छीन लिया गया है। इसका क्या मतलब है? हालांकि ये कथन है, तो ये मिलता है। तो पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले क्लियर हो जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति क्या होती है। वाक मीन्स एक तरह से हम कह लें भाषण। भाषण, अभिव्यक्ति से समझ रहे हैं, अपनी इच्छा को प्रस्तुत करने की, मीन्स भाषण के माध्यम से ही। तो भाषण के माध्यम से, लिखने के माध्यम से अभिव्यक्ति कई प्रकार की हो सकती है। वाक का अर्थ हुआ भाषण, मीन्स हम अपनी बात को बोलने की अभिव्यक्ति, मीन्स बोलने की अभिव्यक्ति हो सकती है। लिखने की अभिव्यक्ति कई प्रकार की हो सकती हैं। तो इन सभी की, तो पहले सबसे समझिए, वाक मीन्स बोलने की स्वतंत्रता हमें 19(1) के तहत, मीन्स हमें अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक एवं मीन्स बोलने अथवा भाषण, अभिव्यक्ति, कोई भी हम अभिव्यक्त किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो अभिव्यक्ति का माध्यम कोई भी हो सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स हमें पूर्ण रूप से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नहीं, अब आप ये मत कहिए कि हमें बोलने की स्वतंत्रता दे दी गई है, लिखने की स्वतंत्रता दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलते रहेंगे। उसके लिए इसी बात को मैं समझाऊंगा कि कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इसको समझने से पहले मैंने यही बात कही ना कि हमें स्वतंत्रता तो एक हाथ से दी गई है, हमें एक हाथ से सारी स्वतंत्रताएं हमको दे दी गई हैं, लेकिन 3-4 हाथ से सभी स्वतंत्रताओं को छीनने या रोकने के लिए भी बना दिया गया है। तो उसको मैं अभी स्पष्ट करूंगा आपको कि कैसे। तो वाक मीन्स समझ गए आप, भाषण। अभिव्यक्ति मीन्स अभिव्यक्त करना अपनी चीज़ों को, अभिव्यक्त वो एक रूप हो सकता है, भाषण का भी रूप हो सकता है, लिखने का भी रूप, अभिव्यक्ति का रूप हो सकता है। तो ये कई प्रकार में हो सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। फिर उसके बाद शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन। शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन अर्थात शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन मीन्स हम शांतिपूर्वक तरीके से, बिना कोई विरोध मीन्स विरोध करने की आपको अभिव्यक्ति है, वो तो अभिव्यक्ति में ही चला जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण बिना हथियार का हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन मीन्स बिना किसी हथियार के हम सम्मेलन कर सकते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, एक बात पर हम आते हैं, पहले समझाते हैं आपको। हमें लगता है कम समझ में आ रहा होगा, पहले समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है, आपने मान लिया कोई व्यक्ति है, वो सरकार के बनाए गए नीतियों से
नाखुश है। नाखुश कहने का मतलब वो पसंद नहीं करता या फिर उसको वो अच्छा नहीं, उसको उस सरकार की बनाई गई नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति करेगा, लोगों के बीच भाषण देगा। मीन्स लोगों के बीच भाषण देने का मतलब अपनी बात को रखेगा कि भाई देखिए ये नीति इस प्रकार से हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो अभिव्यक्त करेगा, लोगों के बीच अभिव्यक्त करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा। लेकिन देखेगा कि भाई सिर्फ अपने ही अभिव्यक्त करने से चीज़ें संभव नहीं हो रही हैं, तो फिर वो क्या करेगा? शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन। मीन्स वो बिना हथियार का शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों को इकट्ठा करेगा, और लोगों को इकट्ठा करके मीन्स वहाँ पर सम्मेलन करेगा, कुछ लोगों को मिलाकर सम्मेलन करेगा। फिर उससे भी देखेगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, फिर सरकार के प्रति उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो फिर तीसरा काम क्या करेगा? संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जब इतने से भी उसका काम नहीं होगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब वो व्यक्ति क्या करेगा? संघ बनाएगा। संघ बनाने का मतलब कोई संगठन बनाएगा, एक प्रकार का संगठन बनाएगा, जैसे हो गई पार्टी, कोई संगठन, कोई विशेष संगठन। संगठन का मतलब समझ रहे हैं आप? लोगों का संगठन बनाएगा, कई लोगों को मिलाकर उस संगठन में अपनी बात को रखने के लिए एक प्रकार का संगठन का नेतृत्व करेगा और संगठन के माध्यम से अपने बात को रखने का प्रयास करेगा। तो संघ एवं संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता हमको दे दी गई है। फिर ये बात समझ में आई? शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन मीन्स हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भाई सम्मेलन करना भी तो एक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आएगा। हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं लोगों के बीच, तो वो भी तो आएगा। चलिए, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता में ये बात स्पष्ट हो गई, लोगों का समूह हम बना सकते हैं, संगठन उसका एक बना सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता हमारे पास है। हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, यह लीजिए भाई, हमें घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता दे दी गई है। अर्थात इसका मतलब हमें पूर्ण रूप से किसी भी जगह, भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता दे दी गई है। मीन्स हमें घूम सकते हैं, हमें इसमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई परमिशन या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात भी समझ में आ रही होगी। हमें देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी अनुच्छेद 19 में, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में 19(1) को पढ़ रहे हैं। 19(1) में 6 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। हालांकि यह वाले संपत्ति के स्वतंत्रता को हटा दिया गया, मैं उसको अभी बता रहा हूं। तो पहले तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हालांकि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, मैं स्वतंत्रताएं कह रहा हूं, अधिकार नहीं कह रहा हूं। यहां पर अधिकार और स्वतंत्रता में भी अंतर है, मैं इसको भी स्पष्ट करूंगा। तो पहले ये देखिए, घूमने की स्वतंत्रता, मैंने ये बताया पहले, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रेजेंट टाइम में है, वर्तमान समय में है। लेकिन ये पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी। मीन्स संपत्ति की भी स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की भी स्वतंत्रता होती थी, मैं अभी बात कर रहा हूं। तो ये 19(1) को पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से 19(1) 2 3 4 5 में, 19 के आने वाले अन्य अनुच्छेदों में 2 3 4 5 में हमसे, मैंने कहा ना कि हमसे जो स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। घूमने की स्वतंत्रता, ये बात हो गई। चलिए अब हम चलते हैं 19(1)(a) BCDE में हम लोग पढ़ेंगे रहने की स्वतंत्रता। भाई हमको कहीं भी रहने, जब हमें घूम टहल रहे हैं, हम कहीं आ जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, तो भाई रहने की भी तो स्वतंत्रता होनी चाहिए हमको। तो हमें रहने की भी स्वतंत्रता, मीन्स बसने की स्वतंत्रता। बसने का मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं आप, वहाँ पर रुक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भारत के किसी भी कोने में। हाँ, लेकिन अपवाद है, जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। 370 हटा दिया गया, इसलिए अब नहीं है। वो विशेष प्रावधान 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लिए अपवाद चीज़ें थी, लेकिन वर्तमान समय में वो भी निष्क्रिय हो गई हैं। चलिए अब फिर हम जाते हैं संपत्ति की स्वतंत्रता। इसके बारे में मैंने चर्चा की। जो 19(1)(f) है, इसको हम लोग हटा दिए हैं, इसको हटा दिया गया है। मीन्स 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। संपत्ति की स्वतंत्रता में संपत्ति, कितनी भी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता आपको नहीं है, वो डिटेल सरकार आपकी ले सकती है। तो इस प्रकार संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। और हम लास्ट पढ़ते हैं 19(1) का जी पॉइंट, जिसमें कहा गया व्यापार करने की स्वतंत्रता। मीन्स हमें पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। मीन्स पूर्णतः स्वतंत्र होंगे हम व्यापार करने के लिए। मीन्स कोई भी वर्ग, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी विच्छेदन नहीं किया जा सकता है। मीन्स हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो हम कुछ भी व्यापार कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। हमें ये स्वतंत्रता 19(1) के तहत दी गई है। 19(1)(a)(f) के तहत व्यापार करने की भी स्वतंत्रता हमको दे दी गई है। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 में हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 20 में हम लोग देखेंगे गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। गिरफ्तारी के विरुद्ध, अगर हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी के विरुद्ध मीन्स गिरफ्तार हो गए हैं तो हमें गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, मीन्स गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार में हम ये कह सकते हैं कि हम जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? गिरफ्तार, जब हमें कोई किसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार के अंतर्गत हमें कुछ प्रावधान मिलते हैं, उसके विरुद्ध हमें कुछ संरक्षण मिलते हैं। तो वो हमारा अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 20 में 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला है अपराध के समय कानून पर सजा। मीन्स हमें यह संरक्षण होता है कि जैसे हमें सजा मिल गई, जैसे कोई व्यक्ति होता है, पहला पॉइंट समझिए, अपराध के समय से कानून पर सजा। इसका क्या मतलब है? अपराध के समय कानून पर सजा मतलब क्या है इसका भाई? तो इसका मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति अपराध आज के डेट में करता है। आज कौन सी डेट हो गई? आज डेट आपकी 27 सितंबर हो गई। 27 सितंबर को कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो आज मान लीजिए वो अपराध चोरी का कर रहा है, तो चोरी के अपराध में ये प्रावधान है कि मान लीजिए कि कुछ भी प्रावधान है कि 2 वर्ष का कारावास होगा। अगर चोरी के अपराध में किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध सिद्ध होता है तो 2 वर्ष का कारावास मिल रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति हो गए। लेकिन अपराध व्यक्ति ने 27 सितंबर को किया, लेकिन वो अपराध उसके लिए मान लीजिए कि वो अपराध सिद्ध होने में लग गया 2022 चल रहा है ये 2022, और वो अपराध सिद्ध होते होते 2030 हो गया। मान लीजिए समय आ गया 2030 का, अपराध सिद्ध होते होते व्यक्ति का अपराध सिद्ध होते 2030 आ गया, और 2030 में हम फिर क्या हो गया, 2030 तक आते आते बीच में एक संशोधन हो गया। मान लीजिए कि 2022 के बाद 2025 में चोरी के कानून में एक संशोधन हो गया। चोरी के कानून में मीन्स चोरी के अपराध के कानून में एक संशोधन हो गया कि अब कोई व्यक्ति अगर अपराध करेगा, कि अब के बाद अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा 2025, कोई भी डेट निर्धारित कर लीजिए, 2025 के बाद यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 2 वर्ष की जगह 5 वर्ष की सजा होगी। तब भाई अब ये व्यक्ति अपराध 27 सितंबर 2022 में किया है, तो उस समय का प्रावधान 2 वर्ष था, लेकिन उसका अपराध 2030 में सिद्ध हो रहा है, तो उस व्यक्ति को 2030 के अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जाएगी। मीन्स 2030 के लिए 2025 में चेंज होकर 2030 में अपराध 5 वर्ष के लिए हो गया है। मीन्स चोरी के अपराध का सजा 5 वर्ष हो गई है, तो 5 वर्ष की सजा नहीं मिलेगा उसको। उस व्यक्ति के लिए जिस समय उसने अपराध किया है, उस समय का जो नियम था, उस समय का जो कानून था, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। मीन्स अपराध के समय ही उस पर जो सजा थी, जो सजा का प्रावधान था, वही उस पर मिलेगा। फिर अब दोहरे दंड से अपराध। दोहरे दंड से क्या मतलब है? दोहरे दंड से संरक्षण मीन्स एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जा सकता है। मीन्स एक व्यक्ति को किसी अपराध में 2 से 3 बार दंड नहीं दिया जा सकता। मीन्स उसको अंतिम रूप से एक ही दंड दिया जाता है। मीन्स एक ही दंड में कई प्रकार से हो सकते हैं, तो वो दंड कई प्रकार से एक ही बार दिया जा सकता है। और स्वयं के विरुद्ध मीन्स तीसरा, गिरफ्तारी के विरुद्ध तीसरा जो अधिकार है, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर व्यक्ति चाहता है या फिर कोई अगर आपसे बाध्य करता है आपको अपने खिलाफ का मतलब, जैसे आपने कोई अपराध नहीं किया और आपसे ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण के अंतर्गत हमको ये मिलेगा। जैसे आपने कोई अपराध कारित किया, तब तो ठीक है। अगर आप कोई अपराध नहीं कारित करते हैं और फिर भी शक के दायरे में अगर आपको गिरफ्तारी हो जाती है आपकी, तो आप सबसे पहले स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण होगा। मीन्स स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण मीन्स आप स्वयं गवाही से बच सकते हैं। गवाही का मतलब अगर आपने अपराध नहीं किया है, भाई आप जानते हैं अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है, नहीं भाई आप अपने खिलाफ कहिए कि आपने अपराध किया, जबकि आप जानते हैं कि हमने अपराध कोई नहीं किया है। तो आपको
आपके खिलाफ मीन्स अपने खिलाफ, जैसे भाई कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है, अगर ये गिरफ्तार हो जाता है किसी अपराध में, चोरी के अपराध में कोई गिरफ्तार हो जाता है, तो इसको चोरी किया है कि नहीं किया ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये व्यक्ति चोरी नहीं किया है तो कोर्ट इसको बाध्य नहीं कर सकती भाई तुम अपराध को स्वीकार करो, वो तो उसके तथ्यों और सबूतों के आधार पर डिसाइड किया जाएगा ना। तो इस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुमने अपराध किया या फिर इसने अपराध किया है, इस बात को स्वीकार करो। इसके लिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। मीन्स स्वयं के विरुद्ध गवाही से संरक्षण, मीन्स अपने खिलाफ अपराध स्वीकार करने के से संरक्षण हमको मिलता है। और हाँ, लेकिन भाई अगर मान लीजिए उसमें झूठ बोलने वाले भी लोग होते हैं, अगर वो अपराध करते हैं फिर क्या होता है, अपराध अगर किए हैं तब तो भाई उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वो तो तथ्यों और तर्कों पर चीज़ें डिसाइड होती हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्राण अनुच्छेद 21, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत का क्या तात्पर्य है? हम अपने शब्दों में अगर कहें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है जीवन जीने का अधिकार। अपने शब्दों में अगर हम लोग समझा जाए, जीवन जीने का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण मीन्स अपने जीवन जीने का अधिकार जो हमें मिलता है वो अनुच्छेद 21 से मिलता है। अनुच्छेद 21 को जितना बड़ा ब्रॉड किया जाए बहुत विस्तृत किया जा सकता है। हमें स्वास्थ्य का अधिकार, हमें अच्छी नींद लेने का अधिकार, हमें स्वास्थ्य जीवन का अधिकार, हमें सांस लेने मीन्स शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार, ये सब अधिकार 19 के अनुच्छेद 21 के ही भाग माने जाएंगे। अनुच्छेद 21 के ही भाग, ये सभी भाग अनुच्छेद 21 के माने जाएंगे। यदि हमें अच्छी गहरी नींद लेनी है तो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमें अच्छा शुद्ध वातावरण हमें अगर नहीं मिल रहा है तो भी हमारे अनुच्छेद 21 का हनन हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति हमें अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है तो भी हम अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानेंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 21 को बहुत ही विस्तृत किया जा सकता है। जितना समझ सकते हैं उससे भी ज़्यादा विस्तृत इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं। समय आते पर विभिन्न केसों में, विभिन्न वादों में चीज़ें ऐड की जाती है, जुड़ती जाती हैं। चलिए, तो इस प्रकार ये हुआ अनुच्छेद 21। इसी प्रकार से हम आते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21(1)(a) में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। मीन्स अनुच्छेद 21 ये कहता है तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। मीन्स निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये गलत थोड़ा सा लिख दिया गया है। अनुच्छेद 21A हम लोग जानते हैं, यदि कोई नया अनुच्छेद, यदि कोई हमारे संविधान में कोई नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, जैसे हमने जोड़ दिया 21 है, 21 तो पहले से ही ये बना हुआ है। अगर हम लोग 21A जोड़ते हैं, 21A, तो 21A को हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा। 21A बाद में जोड़ा गया है तो ये पहले कैपिटल में लिखा जाएगा, 21A लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मीन्स इनको 6 से 14, अगर कोई बच्चा है 6 से 14 वर्ष तक का, उसको शिक्षा का अधिकार पूर्णतः होगा। उसको शिक्षा का अधिकार पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा जाएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 2002 में, तो इस बात की भी जानकारी आप रखिएगा। अब हम आते हैं 22वें अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मतलब है? हमने यहाँ पर देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गिरफ्तारी के विरुद्ध मीन्स व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तब उसके लिए कौन कौन से उसको संरक्षण मिलते हैं, ये 3 मैंने पॉइंट बताए। लेकिन अब यहाँ हम आते हैं अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? मीन्स गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है यदि गिरफ्तार होने से पहले हमें कौन कौन से संरक्षण मिलते हैं। एक बात तो हो गई गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तार हो जाने के बाद ये 3 संरक्षण हमको मिल रहे थे। लेकिन यहां पर अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 20 में हमें गिरफ्तारी के बाद के संरक्षण की बात की गई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले भी हमें संरक्षण दिए गए हैं, जिसकी बात अनुच्छेद 22 में की गई है। अनुच्छेद 22 में यह दिया गया है गिरफ्तारी का कारण जानना। अगर आपको कोई गिरफ्तार करना चाहता है, डिटेक्ट करना चाहता है, नज़रबंद आपको करना चाहता है, तो सबसे पहले आपका यह अधिकार है कि आप उससे जान सकते हैं कि भाई हमें गिरफ्तारी का कारण क्या है, क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है, ये आपका जानने का मूल अधिकार है। मूल अधिकारों में ये शामिल किया गया है, ये 22(1) के अंतर्गत। इसी प्रकार से हम 22(2) की बात करते हैं तो वो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है या जिसको गिरफ्तार किया जाना है, उसको ये अधिकार होता है कि वो वकील की सहायता
ले सकता है, मीन्स अपने समक्ष या फिर किसी विधि विशेषज्ञ जानकार व्यक्ति से अपनी सहायता ले सकता है। तो ये भी उसका राइट होता है, कोई भी आपको इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता है, कोई इससे मना नहीं कर सकता है, वो आपका मौलिक अधिकार कहा जाएगा। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर तीसरे पॉइंट के रूप में 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना, मीन्स अगर गिरफ्तार किया गया आपको, मीन्स गिरफ्तार आपको कर लिया गया है, तो 24 घंटे में जिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार है, जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया है, उसकी ये तो आपकी मौलिक अधिकार भी होता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाए, ये तो आपका भी मौलिक अधिकार है। लेकिन उस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटे के अंदर इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने से वो व्यक्ति आपको 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करेगा, मीन्स किसी भी मजिस्ट्रेट या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के पहले, मीन्स इसमें यात्रा का समय को हम लोग नहीं ऐड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, जो भी यात्रा का समय अगर मान लीजिए कुछ दूर पे वो ले जाते हैं तो 24 घंटे उसके बीच को ऐड नहीं किया जाता है। तो ये 24 घंटे के भीतर और उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें लगता है कि ये बातें भी मैंने बताई, तो इसमें आपको समझ में आया होगा। 19 और 19(2) से लेकर 19(2) एक हो गया, 19 फर्स्ट एक ए है, ए के अंतर ABCDEFG, तो एफ को मैंने बताया कि संपत्ति का स्वतंत्रता इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप लोग ये और एक और कुछ लोग समझ रहे होंगे सर प्रेस, बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें होती है? प्रेस के माध्यम से हम तो अपनी अभिव्यक्ति ही तो करते हैं भाई, तो वो तो इसी में चला जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में चला जाएगा, ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, अब मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।